हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुद विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में, ठीक है, जो कि आपका बीएड का एक टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर त्रिभाषा सूत्र है क्या, त्रिभाषा सूत्र को क्यों लागू किया गया, क्यों लागू करना पड़ा है इसको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहा और कहाँ तक अनसक्सेसफुल रहा, इसके बारे में भी हम जानेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में जाने के पहले मैं दिल से स्वागत करती हूँ उनका जो नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल से। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को जानते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपको प्रस्तावना को जानना पड़ेगा। तो चलो हम ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि भारतीय संविधान की धारा जो थी 343, 348 तथा धारा 351 का सारांश यह कि देवनागरी लिपि में लिखी और मूलतः संस्कृत से अपनी परिभाषित शब्दावली को लेने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो हिंदी है ना वो भारतीय संघ की राजभाषा है, ठीक है। बोलते त्रिभाषा सूत्र संविधान में नहीं है, संविधान में त्रिभाषा सूत्र अभी भी नहीं है। सन 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसे मूल रूप से अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया था और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया था और सन 1968 में ही पुनः अनुमोदित कर दिया गया, ठीक है। इसको लाया भी गया और अनुमोदित भी कर दिया गया। सन 1992 में संसद ने इसके कार्यान्वयन की संस्तुति कर दी थी। सन 2000 में यह देखा गया कि कुछ राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इच्छानुसार संस्कृत, अरबी, फ्रेंच तथा पुर्तगीज भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका प्रस्तावना कि संविधान का जो धारा था ना 343, 348, 351, तो इसके सारांश क्या निकले थे कि आपका जो संस्कृत से लिया गया जो शब्द है हिंदी, ठीक है, तो वो क्या हो, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्यों लागू किया गया, ठीक है। तो सबको पता है कि हमारा भारत एक बहुभाषी देश है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। अगर आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ में आओगे तो नॉर्थ में आपको भर भर के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगे। असम का अलग है, बंगालीज का अलग है, फिर आप इधर झारखंड में आ जाओगे तो वहाँ पे अलग है। अगर आप साउथ में जाओगे वहाँ पे भी बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। मलयाली बोली जाती है, तमिल बोले जाते हैं, तेलुगु बोले जाते हैं, ठीक है। तो हर जगह का अपना अपना एक भाषा है, ठीक है। तो उस पे बहुत सारे वाद विवाद चले थे, तो उसके पर्पज से आया था आपका, वहां से निकल के आया था आपका ये त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं त्रिभाषा सूत्र 1 में क्या बोला गया था कि शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत, अरबी तथा फारसी, ठीक है, ये होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र 2 में बोलता है कि राष्ट्रीय भाषाएं, जो भी आपके राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रीय भाषाएं जो हैं उसको यहाँ पे लाना था। त्रिभाषा सूत्र 3 में आधुनिक यूरोपीय भाषाएं हैं, इन तीनों श्रेणियों में किसी 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है। संस्तुति में ये भी है कि हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। तो बोला जाता है कि जहाँ पे हिंदी भाषी राज्य है, जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां पे आपको एक दक्षिण का लैंग्वेज आपको क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रस्तावना इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है क्या। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि त्रिभाषा सूत्र के तहत विद्यालय में छात्रों को 3 भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि अगर त्रिभाषा सूत्र जो है वो आएगा तो विद्यालय में क्या करना है, 3 भाषा में शिक्षा देना है। मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 भाषा है क्या क्या। तो बोलते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में छात्र छात्राओं को जो 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए वो थी, क्या क्या थी, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे कि आप नॉर्थ में जाओगे तो ये हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो 3 भाषाएं पढ़ानी थी वो कौन कौन सी थी, तो बोलते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और एक कोई आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी भाषी राज्य में क्या पढ़ाना था, हिंदी तो आपको कंपलसरी है, यहाँ पे एक अंग्रेजी रखना था और कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा आपको यहाँ पे रखनी थी। तो वो आधुनिक भारतीय भाषा में क्या हो जाएगा, जो भी आपके 22 आधुनिक भारतीय भाषा है, आपको पता है ना कि आधुनिक भारतीय भाषा है जो है वो 22 है, ठीक है। तो ये जो 22 आपकी जो आधुनिक भारतीय भाषा है ना उसमें से कोई एक लेना था। तो कौन कौन सी है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। जो कि आपको ये 22 जो भाषाएं थे ना इसमें से कोई एक आपको पढ़ाना था, किसके किसके साथ, जो आपका हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। वहां पे छात्र को 3 भाषाओं में क्या क्या पढ़ाने थे आपको, हिंदी तो आपका कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी भाषी राज्य है। साथ ही साथ उसके आपको अंग्रेजी भी पढ़ानी थी और उसके साथ आपको कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ानी थी, ठीक है। तो वो आधुनिक भारतीय भाषा आपका यहाँ से लेके जो है ना, ये जो 22 भाषाएं हैं ये सारे, इनमें से कोई एक आपको कंपलसरी था कि आपको उधर पे पढ़ाना ही है,
ठीक है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे बोलते हैं कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे, वहाँ पे मातृभाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ठीक है। जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या करना था, वहाँ पे उनके मातृभाषा के साथ-साथ जो तमिल, तेलुगु, मलयालम होगी, उसके साथ-साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य था। ये है आपका त्रिभाषा सूत्र का अर्थ कि त्रिभाषा सूत्र इन शॉर्ट में था क्या, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 लैंग्वेज आपको बच्चों को पढ़ाने होते थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप हिंदी भाषी में हो, हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हो, तो आपको हिंदी पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है और उसके साथ कोई 22 जो कि आपकी आधुनिक भारतीय भाषा है, उसमें से कोई एक आपको पढ़ानी है, ठीक है। और अगर आप वही गैर हिंदी भाषी राज्यों में जाते हो, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ का जो मातृ भाषा है, उसके साथ-साथ वहाँ पे जो भी मातृभाषा बोली जाती है, उसके साथ-साथ आपको क्या पढ़ाना है, उनको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ानी है, ठीक है। तभी तो आप एक दूसरे से संप्रेषण कर पाओगे ना। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी और यहाँ के लोगों को आपकी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो आप तो उनसे बात नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आज इंग्लिश है, ठीक है, तो आप कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश यूज कर पाते हो, ठीक है। अगर आप साउथ की तरफ जाते हो, अगर वहाँ के लोगों को हिंदी आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, 0% वहाँ पे हिंदी रहेगी और यहाँ के लोगों में 0% वहाँ का लैंग्वेज रहेगा, तो क्या वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो कुछ बोलेंगे आपको समझोगे ही नहीं। आज तो इंग्लिश है, चलो इसकी वजह से लोग समझ पाते हैं। आज बहुत सारी जगह में त्रिभाषा सूत्र का इस्तेमाल किया गया और कहीं-कहीं पे इसको इस्तेमाल नहीं भी किया गया, जिसकी वजह से चीज़ें आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी है ना? तो इसी के चलते आपको बोलता है कि आपको जो भाषा है उसको लाना है, ठीक है? अभी कुछ दिन 2 दिन पहले के पेपर में भी फिर से बखेड़ा खड़ा हुआ था साउथ में ही। उनका बोलना था कि क्या अगर वो मातृभाषा में है तो क्या वो मतलब सक्सेसफुल नहीं वो बन पा रहे हैं? मतलब उनका बोलना है कि हिंदी हिंदी को आपको नहीं बनाना है एक राष्ट्रीय भाषा, ठीक है? उनका ऐसा ही बोलना है। वो हमेशा अभी भी ये विवाद में चल ही रहा है। त्रिभाषा सूत्र अभी भी विवाद में चल रहा है, अभी भी ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? त्रिभाषा सूत्र आया कहाँ से? किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, तो वैसे त्रिभाषा सूत्र की भी उत्पत्ति हुई। तो देखेंगे 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, तभी माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु ताराचंद समिति की स्थापना हुई। सबको पता है कि 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो यहाँ पे क्या था कि उसके पहले जो चीजें थी, वो थी कि आपको अंग्रेजी में यहाँ पे शिक्षा दीक्षा हो रही थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन चल रहा था यहाँ पे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, तो उस समय सवाल इकट्ठा हुआ कि मतलब ऐसा क्या किया जाए कि भारत में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सुधारा जाए, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज ऐसा लाया जाए, तो उस समय एक समिति बनी। तो कौन सी समिति बनी? वो ताराचंद समिति बनी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लाया गया, बहुत सारी चीजों को सुधारा गया, बहुत सारी चीजों में बातें की गई कि अच्छा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज रखना चाहिए कि बच्चे समझ पाए चीजों को। तो उस टाइम पे जो ताराचंद समिति के समय में हुआ था, ठीक है। तो बोलता है डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में, जो कि आपका 1948 में है, में इस समिति का गठन हुआ, ठीक है। तो 1948 में किसका गठन हुआ था? डॉक्टर ताराचंद की समिति का, ठीक है। इसकी प्रमुख संतुतियां इस प्रकार थी। इन्होंने अपनी कुछ संतुतियां दी थी, इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए थे, तो वो कुछ इस प्रकार थे। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो सीनियर बेसिक स्तर कक्षा जो है ना, जो कि कक्षा आपका 6 to 8 है, वहां पे क्या करना था, मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य रूप में सम्मिलित करने की संतुति की गई थी, ठीक है। मातृभाषा के साथ साथ आपको कोई संघ की भाषा यूज करनी थी, मतलब वहां की भाषा के साथ साथ जो संघीय भाषा थी उसको आपको अनिवार्य था कि उसको आपको वहां पे रखना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सीनियर बेसिक स्तर कक्षा 6 to 8 तक क्या करना था, मातृभाषा के अतिरिक्त कोई संघीय भाषा, ठीक है। तो जो भी वहाँ की मातृभाषा थी उसके साथ साथ जो कि आपकी संघ की भाषा जो कि हिंदी और देवनागरी है उसको लाना अनिवार्य था, ठीक है। फिर बोलते हैं कि माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 10 था, यहाँ पे बोलता है कि मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संतुति दी गई थी। मतलब मातृभाषा के साथ साथ जो आपका संघीय भाषा था वो था आपका 6 to 8 के लिए, ठीक है। वहां पे आपको हिंदी देवनागरी रखना कंपलसरी था। लेकिन जब वो माध्यमिक स्तर पे पहुंचा तो यहाँ पे बोला गया कि 9 to 10 में मातृभाषा के साथ साथ कुछ समय के लिए अंग्रेजी भाषा यहाँ पे रहना अनिवार्य है। तो ये जो कुछ समय था ना, यही आगे चल के पता है क्या हुआ, झगड़े का रीजन बन गया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजी के हट जाने पर संघीय भाषा को अनिवार्य रखने की भी संतुति की गई थी। जब अंग्रेजी को हटा दिया गया, वो जो कुछ समय दिया गया था ना, उसके बाद से फिर अंग्रेजी को वहां से हटा दिया गया था। तो जब अंग्रेजी हटा दिया गया ना, तो उस समय क्या किया गया, संघीय भाषा जो कि आपका हिंदी और देवनागरी था उसको यहाँ पे रखने की संतुति प्रदान की गई थी, ठीक है। तो बोलते हैं कि दायरा समिति के समय तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय भारतीय संविधान जो था वो नहीं बना था, इसीलिए इन संतुतियों को संवैधानिक रूप नहीं मिल सका था, इसीलिए अंग्रेजी भाषा शिक्षा में अपना स्थान बनाए रख सकी। तो यहाँ पे बोलता है कि जब ताराचंद समिति बनी थी ना, तो उस समय भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोई संविधान का निर्माण नहीं किया गया था। जो जब संविधान का निर्माण नहीं किया गया था, तो इसको जिसकी वजह से इसको कोई भी संवैधानिक रूप नहीं
दे पाया गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजी उस समय वहां पे बनी रही। अंग्रेजी मतलब हटी ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी जब हटती तभी तो आपका वहां पे संघीय भाषा आता ना, तो अंग्रेजी तो हटा ही नहीं, तो अंग्रेजी चलते रह गया। तो यही था आपका ताराचंद समिति, जो कि आपको कुछ सुधार हेतु बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मुदालिया शिक्षा आयोग। ठीक है, तो मुदालिया शिक्षा आयोग आपका बना था 1952 में। तब बोलता है स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और भाषा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अभी जस्ट नाउ हमने देखा कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसने किया था? ताराचंद समिति ने। ठीक है, तो बोलते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मुदालिया आयोग में क्या बताया गया था कि शिक्षा का माध्यम की गई भाषा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा में क्या बोला गया था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो या तो फिर क्षेत्रीय भाषा हो। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषा की शिक्षा दी जाए, मातृभाषा से शिक्षा आरंभ की जाए और पूर्व माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण किया जाए। ठीक है, फिर थर्ड बोलते हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 11 तक 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, लेकिन मुदालियर आयोग की संस्तुति के अनुसार माध्यमिक स्तर पर 2 ही भाषाएं अनिवार्य रखी गई। जब मुदालियर आयोग आया तो उस समय क्या बोला गया कि माध्यमिक स्तर पे क्या हो, बस 2 ही भाषाएं अनिवार्य हो। तो क्या क्या? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक भाषा हो। हिंदी अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पे हिंदी रखा जाए। प्रारंभिक अंग्रेजी, जिन्होंने मिडिल कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो। ठीक है, मिडिल कक्षा में जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा उनके लिए प्रारंभिक अंग्रेजी जो कि बेसिक है उसको रखा जाए। उच्च अंग्रेजी, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पढ़ी है। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ ली है उनके लिए बेसिक से ऊपर वाली अंग्रेजी रखी जाए। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा भी रखा जाए तथा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा भी रखा जाए। ठीक है, तो ये आपका मुदालियर आयोग के बाद बना था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाषाएं रखी जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठारी आयोग आपका बना था 1946 में और ये चला था टिल 66 तक। ठीक है, तो बोलते कि कोठारी आयोग ने भाषा के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियां दी थी। तो अब देख लेंगे, पहले ताराचंद समिति आया, फिर मुदालियर आयोग आया, अब कोठारी आयोग में ऐसा क्या होता है। तो देखेंगे कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन किया। ठीक है, जो भी आपका त्रिभाषा सूत्र था इन्होंने उसको क्या किया, संशोधित किया। इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने की संस्तुति की थी। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा पढ़ना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है क्या बोल रहा था कि बहुत बोझ हो जाएगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से इसको वहां से भी 9-11 करवा दिया गया। ठीक है, बोलते कि कोठारी आयोग ने अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता को बनाए रखा। कोठारी आयोग जब आया ना तो इसको नहीं भाया कि अंग्रेजी को हम हटा दे, इसको बनाए रखा, मतलब उसको रखे रखा। बोलते कि 3 भाषाओं की शिक्षा का रूप इस प्रकार रखा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाए। ठीक है, आपको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जानी थी। केंद्र की राजभाषा या सहराजभाषा की शिक्षा दी जाए। एक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जिसे जिसे अ या ब में ना लिया गया हो, मतलब जिसको पहले या दूसरे में, जिसको मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर केंद्र के राजभाषा में नहीं लिया गया हो और शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो, वैसी लैंग्वेज को आपको लेना है तीसरे वाले में। ठीक है, तो आपका ये अ और ब हुआ, जो पहला और दूसरा है ना पॉइंट, उसमें जो भी नहीं लिया गया है वो आपको तीसरे में लेना है। तो कोठारी आयोग ने यही बनाया था। ठीक है, कि आपको 3 भाषा पढ़नी है, जिसमें कि अंग्रेजी आपको उधर पे प्रमुखता बनाए रखी थी अंग्रेजी की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र है क्या? बोलता है कि माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। ये 3 आयोग बने, लेकिन फिर भी उसमें भाषा का समाधान नहीं हो सका कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, बोलते भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और अंग्रेजी को चलते रहने के बाद भी संविधान ने मान ली थी हिंदी राजभाषा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ संविधान में क्या मान लिया था कि अंग्रेजी भी चलते रहे। फिर भी अंग्रेजी की प्रमुखता कम नहीं हुई। आज अंग्रेजी देख रहे हो ना कहाँ पे है, जिसको नहीं आती है उसको नौकरी भी नहीं मिलती है। तो इसी के चलते भैया अंग्रेजी तो भैया आपको जानना ही जानना है। ठीक है, तो बोलते हैं कि फिर भी अंग्रेजी की प्रमुखता कम नहीं हुई, इसी के चलते अंग्रेजी हमेशा ताज लेके घूम रहा है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र के रूप में भाषा शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। 1956 में जो आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल जो था ना, इसने क्या किया कि त्रिभाषा सूत्र के रूप में भाषा शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया था। लेकिन वही 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दी और सन 1961 में मुख्यमंत्री के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, 56 में क्या हुआ, त्रिभाषा सूत्र की में जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया गया। 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी और 1961 में मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था वहाँ पे त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि भी
कर दी गई। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक भारतीय बालक को 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य था। जितने भी भारतीय बालक थे ना, इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य था। अगर वह नहीं करते तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इसी के चलते आप बोलते हैं कि 3 लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट हुआ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो क्या क्या है भाई? तो बोलते हैं कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा तो आपका भाई अनिवार्य है ही, और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए। ठीक है, जहाँ पे भी हो आपको वहाँ पे मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ में हो तो आपको मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा के साथ साथ आपको क्षेत्रीय भाषा भी होनी चाहिए, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, फिर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, और जो अहिंदी क्षेत्रीय जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, जो भी वहाँ की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है वो तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तमिल ले लो। ठीक है, फिर बोलता है कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, तमिल के साथ साथ आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है। अब बोलता है कि अहिंदी, तो आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे तो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, तो आपको तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा भी पढ़नी है। मतलब आपको तमिल भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। बन गया आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, आपको ये तीनों पढ़नी है ना। फिर बोलते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया, जो इस प्रकार है। तो ये जो 22 भाषा थी, ये कहाँ लाई कर रही थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो वो 22 भाषा क्या थी? मैंने पहले आपको बताया था। तो वो 22 भाषा है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, यहाँ पे गुजराती है। ठीक है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। तो ये है आपका 22 भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि त्रिभाषा सूत्र को क्यों लागू किया गया? तो क्यों लागू किया गया, हम लोग इसके बारे में देख लेंगे कि त्रिभाषा सूत्र आखिर लागू क्यों किया गया। तो बोलते हैं कि आजादी के बाद जो भी प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता था ना, या सिविल सेवा की परीक्षाएं होती थी, में अहमियत देने का गैर हिंदी भाषी वाले राज्यों का विरोध हो रहा था। ठीक है, जहाँ पे गैर हिंदी भाषा थी ना, वहां पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर वहां पे आप हिंदी में क्वेश्चन दे दोगे तो उनको नहीं ना समझ में आएगी, उनको समझ ही में नहीं आएगी, तो वो अपना एग्जाम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे इसी के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। इसके मद्देनजर देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि उस समय थे जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ठीक है, जिसमें इस फॉर्मूला का सबकी रजामंदी ली गई। जो कि फॉर्मूला था आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें सबकी रजामंदी ली गई कि क्या करना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको हम लोग को इस्तेमाल में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, बैठक बुलाया था। इसे तैयार करने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसका जिक्र कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में भी है, जो 1966 में बनकर तैयार हुई थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कोठारी कमीशन के बारे में, वहां पे त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था। तो इसी के चलते यहाँ पे बोला जाता है कि त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था, ताकि आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं, उनमें बच्चों को प्रॉब्लम ना हो लैंग्वेज को लेके। इसी के चलते आज जब भी कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें देखना वहाँ की जो मातृभाषा है वो होती है, और इंग्लिश कंपलसरी होती है। ठीक है, ताकि बच्चे उस लैंग्वेज में भी समझ पाए, और जो लैंग्वेज उनको नहीं आता है, जिनको नहीं आता है वो इंग्लिश में देख के क्वेश्चन समझ पाए। ठीक है, तो इसी के चलते अभी जितने भी पेपर्स आते हैं उनमें 2 लैंग्वेज जरूर होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्यों लागू किया गया था उसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। क्या उसको प्राथमिक शिक्षा में जगह मिली, क्या उसको माध्यमिक शिक्षा में जगह मिली, क्या उसको उच्च माध्यमिक शिक्षा में जगह मिली, कहाँ जगह मिली और कहाँ जगह नहीं मिली, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, क्या प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का उपयोग किया गया था, जिसको कि हम प्राइमरी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय से नहीं है। साफ साफ बोल दिया कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध जो है प्राथमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय से नहीं है। प्राथमिक स्तर पर सन 1947 के पहले से ही मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपना लिया गया है, और सभी विचारक इस स्तर पर किसी अन्य भाषा के शिक्षण की युक्ति नहीं देते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो है आपका, वहां पे आपको मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ानी है। अगर वहां पे आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाद दोगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा उस लेवल में कि यार ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता क्या है, मैं ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं। नहीं, इसी के चलते वहां पे पहले से ही वहां पे बना दिया गया था कि नहीं भाई, बच्चों को शिक्षा तो हमें मातृभाषा में ही देनी है। फिर बोलते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी हरिपुरा अधिवेशन में सन 1932 में, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की लगभग सभी संस्तुतियों को मानते हुए मातृभाषा के स्थान को प्राथमिक स्तर पर स्वीकृति
कर लिया गया था। जो भी आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है? वहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो समिति बनाई गई थी, वहाँ पे भी बोला गया था कि मातृभाषा को आपको क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा में लानी है और उसको वहीं पे स्वीकृति भी मिल गई थी कि हाँ भाई, आपको प्राथमिक शिक्षा में क्या करनी है, मातृभाषा को ही इस्तेमाल करनी है, अन्यथा और किसी भाषा को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासन ने बेसिक शिक्षा की नीति चलाई। अतः प्राथमिक शिक्षा का त्रिभाषा सूत्र से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली इसको खारिज कर दिया गया कि भाई त्रिभाषा सूत्र में हम आपका कोई भी साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा क्या बना था, उस समय बना था ना, ताराचंद समिति ने बनाया था ना। तो बोलते हैं कि प्राचीन भारत में तो अंग्रेजी भाषा की विद्यमान रही। जब भारत था तो उसके पहले क्या हुआ था कि अंग्रेजी भाषा का विद्यमान रहा था। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी अंग्रेजी ही बहुत समय तक छाई रही थी। उस टाइम पे ताराचंद समिति ने बोल ही दिया था कि, और उसके बाद से फिर आपका मुदालियार आयोग ने भी बोल दिया था कि इंग्लिश भैया रहेगी ही रहेगी। फिर बोलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहा और सन 1921 से पहले बहुत कम सूत्रों में मातृभाषा माध्यम बन सकी थी, ठीक है? बोलता है कि 1921 के पहले बहुत कम, मतलब उस समय मातृभाषा का कोई लेना देना ही नहीं था, परंतु आजादी के पूर्व ही माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सभी जगहों से हटा दिया गया था, ठीक है? जैसे आपको भारत को आजादी मिली, ठीक है, तो उसके बाद क्या गया था, बहुत सारी जगहों से अंग्रेजी हटा दिया गया था और वहां पे मातृभाषा को लाया गया था, ठीक है? अब आते हैं उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र। क्या उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र है, इसको जगह मिली या नहीं मिली, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोलते हैं कि उस शिक्षा में भी त्रिभाषा सूत्र का कोई संबंध नहीं है। सन 1917 में सैडलर की अध्यक्षता में जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में थे, नियुक्त हुआ था और जिसने सन 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें पहली भारतीय भाषाओं के लिए रीडर पद का सृजन किया गया। इसके बाद अधिकांश विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन होने लगा था, ठीक है? बहुत सारे जो विश्वविद्यालय थे ना, वहाँ पे क्या होने लगा था, भारतीय भाषाओं का अध्ययन होने लगा था, ठीक है? स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या थे, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था। तो यहाँ पे सन 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, ठीक है? राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1949 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की भावना पर विचार किया। राधाकृष्णन ने उस समय मातृभाषा के बारे में बात किया था पहली बार, ठीक है? तो उससे निष्कर्ष क्या निकला कि उस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, किंतु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम होगा ना, वो मातृभाषा में होगा, लेकिन कुछ समय तक आप अंग्रेजी को काम में लाइए। तो ये जो कुछ समय था ना, यही आगे चल के क्या हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई का रीजन बन गया। यहाँ पे जो आगे आपको मिलता है, जो कि झगड़े की जड़ बन गई थी, वही कुछ समय सन 1967 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुण सेन ने बताया और संकल्प किया कि उस शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को शीघ्र लागू किया जाए। क्षेत्र भाषा आपका क्या था, जो भी आपका वहां का क्षेत्र का भाषा था, उसको आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उधर पे लागू कर देना है, ठीक है? और फिर वही बात आई कि अंग्रेजी के समर्थकों में कुछ समय और काम में अंग्रेजी लाया जाए, जिससे बात इतनी बिगड़ी कि शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ गया। तो उसमें जो शिक्षा मंत्री थे आपके डॉक्टर त्रिगुण सेन, क्या हुआ कि वहां पे उस समय जब उन्होंने बोला कि आपको क्षेत्रीय भाषा लानी है जितनी जल्दी हो सके, तो वहां पे अंग्रेजी के ना कुछ बहुत ज्यादा प्रेमी लोग थे, ठीक है? कुछ समर्थक थे जिन्होंने बोला कि नहीं, अंग्रेजी हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में वहां के जो शिक्षा मंत्री थे उनको त्याग पत्र देना पड़ गया, ठीक है? बोलते आज विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं में उच्चतम अध्ययन तक की सुविधा तो प्राप्त है, किंतु कुछ में माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चल रही है। धीरे धीरे विश्वविद्यालय मातृभाषा के संबंध में निर्णय ले रही है और निश्चय ही कुछ समय मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो जाएगी। अतः त्रिभाषा सूत्र का संबंध उच्च शिक्षा से भी नहीं है, ठीक है? तो त्रिभाषा सूत्र को ना उच्च शिक्षा में रखा गया, ना प्राथमिक शिक्षा में रखा गया। इसको बोला गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए, लेकिन आगे जाके उसको भी खारिज कर दिया गया था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। त्रिभाषा सूत्र के कुछ गुण और कुछ दोष, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।